मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वह है झारखंड में उद्योग। और यह टॉपिक आपके जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी प्रीलिम्स इन दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ झारखंड में और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आपको झारखंड में उद्योग टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने की प्रबल संभावना मिलेगी। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ चाहे और अन्य वीडियो का पीडीएफ जो है वह आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ पे जुड़ करके इन वीडियोस के पीडीएफ ले सकते हैं। और यह वीडियो मेनली हम लोग झारखंड में जो उड़ान की सार संग्रह बुक प्रकाशित होती है उससे कंटेंट ली गई है। साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र और मनीष रंजन से भी कंटेंट लिया गया है। तो जहाँ पे जिसका ज़रूरत पड़ा है मुझे मैंने वहाँ से कंटेंट ले करके आपको 3-4 बुक का एक कंपाइलेशन वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा दे रहा हूँ। और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाहर अगर झारखंड के उद्योग से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इसी वीडियो में आपके प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो हम लोग इसे शुरू करते हैं। इस क्लास का जो पहला टॉपिक है वह है झारखंड में खनिज आधारित उद्योग। तो खनिज आधारित उद्योग में हम लोग देखेंगे सबसे पहले लौह एवं इस्पात उद्योग को। और लौह एवं इस्पात उद्योग में हम लोग सबसे पहले देखेंगे टिस्को को। टिस्को के बाद बीएसएल को, बोकारो स्टील प्लांट, और बोकारो स्टील प्लांट के बाद हम लोग देखेंगे तीसरे सी नंबर में जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड को। तो ये आपका सी नंबर का है। तो इन तीनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। और फिर तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग, इन सभी को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से जानते हैं। और टिस्को की जो स्थापना है वो की गई है दोराबजी टाटा के द्वारा। तो ये नाम जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि टिस्को के संस्थापक कौन थे। आंसर है दोराबजी टाटा। यहाँ पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक आपके संस्थापक और एक है वास्तविक संस्थापक। इन दोनों के नाम में अंतर है। अगर संस्थापक पूछे तो दोराबजी टाटा, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो जमशेद जी नौशेरवानजी टाटा। ये दोनों नाम अलग अलग है, एक संस्थापक का नाम है और एक आपका वास्तविक संस्थापक है। आप लोग को एग्ज़ाम में ये दोनों नाम में ज़रूर कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन थे और संस्थापक जो है वो कौन थे। तो आप एक चीज़ इसमें नोटिस करिएगा, देखिए ये पूरा नाम आपको याद रहेगा, जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा भी याद रहेगा और दोराबजी भी याद रखेगा, लेकिन कन्फ्यूज़न होगा संस्थापक और वास्तविक संस्थापक में। तो यहाँ पे देखिए वास्तविक संस्थापक अगर देखें तो ये शब्द बड़ा है, तो नाम जो है जिनका बड़ा है वही आंसर होगा। और संस्थापक जो है वो आपका छोटा शब्द है, और नाम भी अगर देखें दोराबजी तो ये भी नाम क्या है, छोटा है। तो इस तरह से आप इनको लोकेट कर सकते हैं कि वास्तविक संस्थापक बड़ा शब्द है तो इसके संस्थापक जो है बड़े नाम वाले होंगे, जैसे कि जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। जबकि अगर संस्थापक सिर्फ संस्थापक की बात करें तो वो है दोराबजी टाटा। छोटा संस्थापक छोटा वर्ड है और दोराबजी टाटा भी छोटा शब्द है जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा के मुकाबले। और इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1907 में। तो आपको ये सिर्फ डेट याद रखना है 1907, 26 अगस्त आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा को वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाटा स्टील की या फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना का जो विचार था वो जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा का ही था, लेकिन इनकी मृत्यु जो है 1904 में हो जाती है। और फिर इस कंपनी की स्थापना जो है वो दोराबजी टाटा के द्वारा की जाती है 1907 में। तो जिनका विचार था उन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना गया था। और इस कंपनी का जो मुख्यालय है ये मुंबई में अवस्थित है। तो ये यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिनको आपको याद रखने हैं कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी,
इसकी संस्थापक जो है वो दोराबजी टाटा, और इसके वास्तविक संस्थापक बड़े नाम वाले जैसे कि जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। तो ये 2 नाम और ये डेट और साथ ही साथ इसका मुख्यालय जो कि मुंबई में अवस्थित है। और ये भारत का पहला और सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। अगर आयरन और स्टील कंपनी की बात करें तो सबसे बड़ी जो है वह टिस्को ही है, और सबसे पहली कंपनी भारत का वो भी टिस्को ही है। और यह कंपनी जो है ये आपके पूर्वी सिंहभूम जिले के 2 नदियां हैं वहाँ पे, एक स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी, तो इन्हीं दोनों नदी के संगम में यह कंपनी अवस्थित है, जो कि आपका जमशेदपुर का साक्षी नामक जगह है। आप सभी जमशेदपुर से परिचित होंगे जो कि पूर्वी सिंहभूम में है। तो इसी जमशेदपुर, एक्चुअल में साक्षी जो है ये जमशेदपुर का पुराना नाम है। इसका नाम, साक्षी का नाम बदल करके लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा साक्षी का नाम बदल करके जमशेदपुर रखा गया था, जिसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब कंपनी के स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में अवस्थित होने के कारण टिस्को को जल और बालू की पर्याप्त मात्रा निकट से ही अवेलेबल हो जाती है। ये 4 जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टिस्को को कोकिंग कोयला की प्राप्ति कहाँ से होती है, टिस्को को मैग्नीज एवं क्रोमाइट की ज़रूरत कहाँ से पूरा होती है, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट की ज़रूरत कहाँ से पूरी होती है, और साथ ही साथ इसको कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये चारों पे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, इसे भी हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले जो हम लोग पढ़े उसको एक बार रिपीट करते हैं कि टिस्को की स्थापना 1907 में हुआ था। अगर संस्थापक की बात करें तो छोटा नाम वाला जैसे कि दोराबजी टाटा, और अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक बड़ा नाम वाला तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। और भारत की ये सबसे बड़ी और सबसे पहले की स्टील, आयरन और स्टील कंपनी है। अगर कोकिंग कोयला की बात करें तो कोकिंग कोयला जो है वो इस कंपनी को रानीगंज जो कि पश्चिम बंगाल में है और धनबाद के झरिया से प्राप्त होती है। अगर हम लोग मैप में इसको देखें लोकेशन को, तो इस जगह पे आपका टिस्को कंपनी है और धनबाद यहाँ पे है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड में धनबाद जो है वो कोयले के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ईस्ट सिंहभूम के जो जमशेदपुर में जो टिस्को कंपनी है, इसको धनबाद से आसानी से कोकिंग कोयला की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल करा दी जाती है। साथ ही साथ इस जगह पे आसनसोल है, तो इस आसनसोल के रानीगंज नामक जगह से भी आसनसोल क्षेत्र में भी आपका पर्याप्त मात्रा में कोयले की प्रचुरता है। तो वहाँ से भी, रानीगंज से भी कोयले की अवेलेबिलिटी यहाँ पे करा दी जाती है। तो अगर कोकिंग कोयला की बात करें तो टिस्को को कोकिंग कोयला धनबाद के झरिया और आसनसोल के रानीगंज से प्राप्त होती है। किसी भी कंपनी के स्थापित करने में उसका जियोग्राफिक लोकेशन बहुत ही मायने रखता है। जैसे कि ईस्ट सिंहभूम का ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे आपका स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी प्रवाहित होती है, और स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी के ही संगम पर टिस्को प्लांट स्थापित किया गया है, जिसके कारण आसानी से इस कंपनी को जल की पर्याप्त मात्रा और बालू की पर्याप्त मात्रा अवेलेबल करा दी जाती है। और धनबाद और रानीगंज जो है वो भी ज़्यादा दूर में नहीं है, जहाँ से आसानी से इस कंपनी को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। और अगर मैग्नीज और क्रोमाइट की बात करें तो हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे कि लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट ये सभी जो है ये इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो मैग्नीज और क्रोमाइट की जो आवश्यकता है कंपनी को, वो आपका वेस्ट सिंहभूम के चाईबासा क्षेत्र से मिल जाता है। तो अगर हम लोग कोयला की बात करें तो धनबाद के झरिया और आसनसोल के रानीगंज से मिल जाती है, क्योंकि ये सामने होता है।
अगर हम लोग क्रोमाइट और मैग्नीज की बात करें तो वो वेस्ट सिंहभूम मतलब पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा से प्राप्त हो जाती है। और अगर कच्चा लोहा की बात करें, क्योंकि यह आयरन एंड स्टील कंपनी है, तो स्टील का निर्माण जो होता है वो कोयले से, वो कार्बन, ये आपका लोहे से ही होगा। तो लोहे की पर्याप्त मात्रा जो है इसे पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंडी से प्राप्त हो जाती है। तो पश्चिम सिंहभूम भी आपका सामने है ईस्ट सिंहभूम से, तो यहाँ से इसको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कोयला जो है इस साइड से ले लिया, और लोहा और क्रोमाइट और मैग्नीज इस साइड से ले लिया। साथ ही साथ कच्चा लोहा जो है वो आपका मयूरभंज, ये जो क्षेत्र है मयूरभंज का क्षेत्र उड़ीसा का, तो मयूरभंज से भी लोहे की पर्याप्त मात्रा इसे अवेलेबल करा दी जाती है। अब आयरन एंड स्टील कंपनी को संचालित करने के लिए चूना पत्थर और डोलोमाइट की भी आवश्यकता पड़ती है। तो डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट मुख्यतः चूना पत्थर का ही रूप है, लेकिन डोलोमाइट में चूना पत्थर में मैग्नीशियम जो है 10% से अधिक हो जाती है, तो इसको हम लोग डोलोमाइट कहते हैं। मतलब डोलोमाइट जो है वो मैग्नीशियम का एक स्रोत है। तो चूना पत्थर और मैग्नीशियम की जो डोलोमाइट की जो आवश्यकता होती है इस कंपनी को, वो आपका सुंदरनगर जो कि उड़ीसा में अवस्थित है, वहाँ से पूर्ण कर दी जाती है। तो हम लोग एक बार और मैप में देखेंगे कि इस कंपनी को कोयले की आवश्यकता जो है वह पश्चिम सिंहभूम के नोआमुंडी से और उड़ीसा के मयूरभंज से आपूर्ति की जाती है। अगर हम लोग मैग्नीज और क्रोमाइट की बात करें तो वो आपका वेस्ट सिंहभूम के चाईबासा से अवेलेबल करा दी जाती है। अगर कोयले की बात करें तो वो धनबाद के झरिया से और आसनसोल के रानीगंज से अवेलेबल करा दी जाती है। और जो भी जल की मात्रा और बालू की मात्रा है वह, चूँकि यह कंपनी जो है ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में अवस्थित है, इसलिए इसे जल और बालू की कोई कमी नहीं होती है। और अगर चूना पत्थर और डोलोमाइट की बात करें तो वो आपका सुंदरनगर जो कि उड़ीसा में अवस्थित है, वहाँ से अवेलेबल करा दी जाती है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि इसका जियोग्राफिक लोकेशन जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके चारों तरफ से कुछ न कुछ इसे मिल जाती है, तो जिसके कारण यह भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा इस आयरन और स्टील कंपनी है। तो टिस्को की स्थापना जो है 1907 में होती है, लेकिन बाद में यह कंपनी जो है अपने उद्योगों का विस्तार करती है और ये जमशेदपुर में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना करती है 1945 में। तो 1907 में आपका टिस्को की स्थापना होती है और 1945 में टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, तो इसकी स्थापना होती है। तो ये दोनों का डेट आपको याद रखना है। टिस्को की स्थापना 1907 और टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, इसकी स्थापना 1945। टिस्को जो है वो प्रति वर्ष 10 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करती है। ये डेटा आप लोग ज़रूर याद रखिए। 1907 में इसकी स्थापना होती है टिस्को की, 1945 में जो है टेल्को की स्थापना होती है और टिस्को जो है वो प्रति वर्ष 10 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करती है। और टिस्को के जो सेकंड नंबर के चेयरमैन होते हैं JRD टाटा, तो JRD टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जबकि रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो है ये सर्वोच्च सम्मान है और ये जो है दूसरे चेयरमैन JRD टाटा को मिला था 1992 में और रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसे भी आप लोग चाहे तो याद रख सकते हैं। हालांकि उद्योग के चैप्टर में ये इसके पूछने की संभावना कम है। और टिस्को की जो निकटतम बंदरगाह है वह है कोलकाता, जो कि मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण इसे व्यापार करने में काफ़ी सहूलियत होती है। और जो कोलकाता का जो हावड़ा ब्रिज है, जिसको हम लोग रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं, तो 1942-43 में इसी कंपनी की स्टील से ये ब्रिज बनाया गया था। तो आपको ये डेट नहीं पूछेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछना होगा तो ये पूछा जा सकता है कि हावड़ा ब्रिज में कौन से कंपनी का स्टील लगा हुआ है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि टिस्को का। और वर्ष 2005 में टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया।
तो ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक आपको डेट जितने मिले हैं वो एक बार रिपीट करते हैं। 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। 1945 में टेल्को की स्थापना की जाती है। 1992 में JRD टाटा को भारत रत्न से नवाजा जाता है। 2008 में आपका रतन टाटा को पद्म विभूषण से नवाजा जाता है। तो ये दोनों डेट तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको 1907 याद रखना है, 1945 याद रखना है, और टिस्को का जो नाम बदला था वो 2005 में बदल करके टाटा स्टील रखा गया था। तो ये 3 डेट जो है आपको याद रखने हैं। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक छोटा शब्द है वास्तविक संस्थापक के मुकाबले। तो संस्थापक जो है वो आपका है दोराबजी टाटा। और अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक की बात करें तो बड़ा नाम है, तो जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा। और जो टाटा स्टील के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो आपका कोलकाता बंदरगाह के द्वारा देश और विदेश में भेज दिया जाता है। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि 1919 में जो तत्कालीन वाइसराय थे भारत के, उन्होंने साक्षी का नाम बदल करके जमशेदपुर कर दिया, और रेलवे स्टेशन जो वहाँ का है उसका नाम बदल करके टाटा नगर स्टेशन कर दिया था। तो किनके सम्मान के लिए? तो ये जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा के नाम के सम्मान के लिए इनका नाम साक्षी का नाम बदल करके जमशेदपुर, और वहाँ पे जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल करके टाटा नगर स्टेशन रख दिया गया। साथ ही साथ आप कंपनी भी देख सकते हैं, कंपनी का भी नाम में टाटा आ गया। और आज के समय में टाटा का बहुत सारा प्रोडक्ट है, यहाँ तक कि नमक तक टाटा कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो इन्होंने अपने कंपनी को बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंड किया है। और 1868 में, मतलब इस कंपनी के स्थापना के पहले, मतलब टिस्को कंपनी जो है 1907 में बनाई गई। इसके काफ़ी पहले 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टाटा समूह की स्थापना की गई थी। जमशेदजी टाटा मतलब जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा के द्वारा, जिनका विचार था टिस्को को बनाने की, और इसी कारण से जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा को टिस्को का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और वही जमशेदजी नौशेरवानजी टाटा के द्वारा एक टाटा समूह की स्थापना की गई थी 1868 में, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह है। और टाटा समूह के द्वारा जो कंपनियां चलाई जाती है उसका डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे अभी। वैसे तो टाटा समूह के द्वारा पूरे देश में ही कंपनियां स्थापित करके रखी गई है, लेकिन हम लोग सिर्फ यहाँ पे उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे जो झारखंड के भीतर अवस्थित है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो कंपनी है वह है द टीन प्लेट कंपनी। तो जैसा नाम है टीन प्लेट, तो ये कंपनी उत्पादन करता है टीन प्लेट का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंपनी और अवस्थिति से पूछा जाता है कि कंपनी जो है वो कहाँ पर है। और ये टीन प्लेट कंपनी जो है ये आपका टाटा स्टील का ही एक सहायक कंपनी है। तो ये नहीं पूछा जाएगा आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि टीन प्लेट कंपनी जो है वो कहाँ है। तो आप लोग याद रखिएगा जमशेदपुर में है। टाटा के द्वारा जो अधिकांश कंपनियां हैं झारखंड में, वो आप लोग देखिए, अधिकांश क्या सभी कंपनियां जो है वो जमशेदपुर में ही है, सब का सब। और बाद में हम लोग एक लिस्ट पढ़ेंगे जिसमें 40 कंपनियां हैं। उन कंपनियों के नाम और उनकी अवस्थिति को हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। तो पहला है नाम द टीन प्लेट कंपनी। टीन प्लेट कंपनी नाम से ही स्पष्ट है, टीन प्लेट का निर्माण करती है, और यह आपका जमशेदपुर में है। अगर टाटा पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट मतलब कलर, तो ये भी आपका कहाँ है? जमशेदपुर में, और ये बनाता है लोह ऑक्साइड। टेल्को की बात करें तो जैसा लोकोमोटिव है, तो लोकोमोटिव मतलब वाहन, तो वाहन का निर्माण करती है, और इसकी अवस्थिति कहाँ है? जमशेदपुर। और ये कब स्थापना की गई थी? 1945 में। अगर TRF की बात करें, टाटा रॉबिन्स फ्रेजर, और ये जो है ये औद्योगिक मशीन का निर्माण करती है। तो इसका नाम टाटा रॉबिन्स फ्रेजर
क्यों पड़ा वो देखिए आप, कि इस कंपनी को आपका हेविट रॉबिन्स जो कि यूएसए के हैं और जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड जो कि यूके के हैं, तो यहाँ के फ्रेज़र व चैम्बलर विभाग के द्वारा वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी, इसलिए इसका नाम जो है वो टाटा रॉबिन्स फ्रेज़र लिमिटेड रखा गया है। आपको इतना ज़्यादा ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि टीआरएफ जो है वो कहाँ है, जमशेदपुर में है, और ये क्या बनाती है, तो ये औद्योगिक मशीन बनाती है, मतलब उद्योगों में जो मशीन उपयोग होता है उसका निर्माण करती है। अब आता है टायो रोल्स लिमिटेड। तो टायो रोल्स लिमिटेड जो है रोल, तो वही है फोर्ज व कास्ट रोल का निर्माण करती है, और ये भी जमशेदपुर में है। और इसका पुराना नाम जो था वो था टाटा योदोगावा। अगर आप चाहें तो ये नाम याद रख सकते हैं। टाटा योदोगावा जो है वो किसका पुराना नाम है, तो टाटा रोल्स लिमिटेड का, जो कि रोल्स बनाती है फोर्जिंग के द्वारा और कास्टिंग के द्वारा। फोर्जिंग का मतलब होता है कि लोहे को गर्म करके जब हैमरिंग किया जाता है, हैमर से मार करके डिफरेंट प्रकार के शेप दिया जाता है, तो वो फोर्जिंग कहलाता है। और कास्टिंग में क्या होता है कि कोई पहले से ही एक निश्चित शेप का कोई फार्मा टाइप का चीज़ रहता है, और उसमें आपका जो गलित लोहा है उसको डाला जाता है, और जब वह लोहा धीरे धीरे सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है कुछ समय के बाद, तो वह कास्ट के रूप में, कास्ट का जो शेप रहता है उसी के शेप में वो दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे मेनली फोर्जिंग और कास्टिंग रोल का निर्माण किया जाता है। तो अभी तक हम लोग जो टिस्को के बारे में पढ़े उसको एक हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ कर लेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे बोकारो स्टील प्लांट। तो 1907 में टिस्को की स्थापना होती है। 1945 में टेल्को की स्थापना होती है, और टिस्को के जो संस्थापक होते हैं वो दोराबजी टाटा, और वास्तविक संस्थापक जो है वो आपके हैं जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा। और जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, मतलब जमशेद जी टाटा ने आपका 1868 मतलब 1907 के पहले टाटा समूह की स्थापना की थी, और यह समूह जो है वह भारत का सबसे बड़ा समूह है। बड़ा समूह मतलब व्यावसायिक सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह जो है वो आपका टाटा समूह है। और इसी टाटा समूह के द्वारा बहुत सारे और भी उद्योग बनाए गए, जैसे टिन प्लेट, टाटा पिगमेंट, टेल्को, टीआरएफ और टायो रोल्स। टायो रोल्स का जो पुराना नाम है वो है योदोगावा, टाटा योदोगावा। अगर हम लोग जल और बालू की बात करें कंपनी को, तो यह चूँकि यह नदी जो है, यह कंपनी जो है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम में है। तो यहाँ पे आपका पर्याप्त मात्रा में जल और बालू की उपलब्धता है, और कंपनी को इसके लिए कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर हम लो अयस्क या फिर लोहे की बात करें, कच्चा लोहा की, तो कच्चा लोहा जो है वो आपका वेस्ट सिंहभूम के नोआमुंडी और उड़ीसा के मयूरभंज से, इन दो जगहों से कच्चा लोहा प्राप्त हो जाता है। अगर हम लोग कोयले की बात करें, कोकिंग कोल की, तो कोकिंग कोल जो है धनबाद के झरिया से और आसनसोल के रानीगंज से। अगर हम लोग बात करें क्रोमाइट और मैंगनीज की, तो मैंगनीज और क्रोमाइट जो है वो आपका ईस्ट वेस्ट सिंहभूम से प्राप्त हो जाती है, मतलब पश्चिमी सिंहभूम से।
और अगर चूना पत्थर और डोलोमाइट की बात करें तो चूना पत्थर और डोलोमाइट जो है ये आपका उड़ीसा के सुंदरनगर से प्राप्त हो जाती है। तो आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से ये सब याद रखने हैं। 2005 में टिस्को का नाम बदल करके टाटा स्टील कर दिया गया और यह कंपनी प्रति वर्ष 10 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करती है। और सबसे अच्छी बात है कि कोलकाता जो बंदरगाह है वह आपका टिस्को से या फिर टाटा स्टील से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके कारण देश और विदेश में इसको अपने प्रोडक्ट की आपूर्ति आराम से कराई जाती है। अब लौह इस्पात उद्योग में आपका दूसरा नंबर का जो उद्योग है वो है बोकारो स्टील प्लांट, BSL बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 में होती है। टिस्को की स्थापना या फिर टाटा स्टील की स्थापना 1907 में होती है, जबकि BSL बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 में होती है। और ये आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित की जाती है। तो आपको ये भी याद रखनी होगी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना के दौरान। और यह झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है, झारखंड में स्थापित। और यह उद्योग जो है वो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत कार्य करती है। उन्नीस सौ बहत्तर में 1964 में स्थापना होती है। 72 में इसका पहला आग की प्रथम भट्टी, इस संयंत्र का आग का प्रथम भट्टी मतलब पहला ब्लास्ट फर्नेस जो है वो स्थापित होता है। और 1974 में उत्पादन का कार्य शुरू होता है। तो आपको याद रखने होंगे 1964 जो है स्थापना का वर्ष है, और उसके बाद 1972 में आपका पहला ब्लास्ट फर्नेस लगता है, और 1974 में मतलब कि स्थापना से 10 साल बाद उत्पादन का कार्य शुरू होता है। यह भारत का पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र है। आपको ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला स्वदेशी स्टील संयंत्र कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए BSL, ना कि टिस्को। अगर देखिए सबसे पहली आयरन और इस्पात उद्योग पूछा जाए कंपनी में तो अब टिस्को होगा, लेकिन अगर स्वदेशी पूछ लिया जाए तो पहला स्वदेशी पूछ लिया जाए तो आंसर जो है वो BSL होगा। और यह बोकारो के माराभारी नामक स्थान पर है। और BSL की जो स्थापना की गई थी वह रूस की सहायता से की गई थी। और ये भारत का सबसे चौथा नंबर का सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र है। अगर सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र बताए तो टिस्को है, जबकि चौथे नंबर में जो है देखिए 4th पोजीशन में है और 1964 में स्थापित किया गया था। BSL भारत स्टील लिमिटेड पहला नंबर टिस्को है और चौथा नंबर पे BSL है। और इस संयंत्र को दामोदर नदी घाटी के तेनुघाट और गरगा डैम के समीप में अवस्थिति के कारण यहाँ से आसानी से इसको जल की आपूर्ति की जाती है। तो तेनुघाट और गरगा डैम के समीप है। और तेनुघाट और गरगा डैम जो है वो DVC दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आती है। और BSL की जो लोकेशन है वह तेनुघाट और गरगा डैम के पास है, जो कि बोकारो का माराभारी क्षेत्र है। पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब सेल के अंतर्गत कार्य करती है। कोकिंग कोल की बात करें तो कोकिंग कोल जो है जिस तरह से आपका टिस्को को धनबाद के झरिया से मिलती थी और आसनसोल के रानीगंज से मिलती थी, उसी तरह से इसको भी धनबाद के झरिया से प्राप्त हो जाती है। अगर लो एस की बात करें तो लो एस्क जो है उड़ीसा के क्योंझर और वेस्ट सिंहभूम के किरीबुरू से। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम लोग टिस्को की बात करें तो टिस्को जो है उड़ीसा का मयूरभंज से लो एस्क प्राप्त करती थी और वेस्ट सिंहभूम के नोवामुंडी से, जबकि BSL की बात करें तो वो आपका वेस्ट सिंहभूम के किरीबुरू से
और उड़ीसा के क्योंझर से लोएस्क प्राप्त करती है। और चूना पत्थर जो है वो चूना पत्थर और डोलोमाइट, तो बीएसएल जो है चूना पत्थर या डोलोमाइट जो है वो वीरमित्रापुर जो कि आपका उड़ीसा में है, यहाँ से प्राप्त करती है। जबकि चूना पत्थर और डोलोमाइट आपका टिस्को जो है वो सुंदर नगर से प्राप्त करती थी जो कि उड़ीसा में है, लेकिन ये वीरमित्रापुर से। और जल जो है तेनुघाट डैम और गरगा डैम से प्राप्त हो जाती है। तो आप लोग इसको जब भी याद करें तो दोनों का, टिस्को का और बीएसएल का साथ में याद करें कि किसका कहाँ से मिलता है। देखिए बीएसएल में आपका बी है, बी से वीरमित्रापुर, ये रिलेट करके रखिए। और आपका ये क्योंझर और आपका किरीबुरु, तो क्योंझर आपका क से शुरू है और किरीबुरु भी आपका क से शुरू है। तो क शब्द जो है वो आपका हिंदी वर्णमाला का पहला शब्द है और पहला लेटर है, और बी जो है वो इंग्लिश वर्णमाला का दूसरा लेटर है। तो आप ऐसे याद रखिए 1 2, तो ये करीब है साथ में, तो इसलिए क्योंझर और किरीबुरु एक साथ हो गया, और बी से आपका वीरमित्रपुरा हो गया। तो ये तीनों जो है ये आपको कंफ्यूज कर सकते थे, तो ये तीनों अब उम्मीद करते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे रिलेट कर लीजिए बस आप कैसे भी करके। अगर हम लोग क्योंझर में देखें तो क है, और किरीबुरु में भी देखें तो क है, और वीरमित्रपुर में जो है वो बी से स्टार्ट होता है, तो आपका बीएसएल भी बी से स्टार्ट है, और बी जो है सेकंड नंबर का वर्ण लेटर है, तो पहला नंबर का लेटर जो है वो आपका क होगा। तो क से क्योंझर और किरीबुरु, और बी से जो है वो वीरमित्रपुर। तो चूना पत्थर जो है वीरमित्रापुर जो कि उड़ीसा में है, और लोएस्क जो है क्योंझर उड़ीसा में है, और किरीबुरु यह वेस्ट सिंहभूम में है। जबकि आपका टिस्को जो है, टिस्को लोएस्क जो है वो प्राप्त करता था, अगर वेस्ट सिंहभूम में बात करें तो वेस्ट सिंहभूम में नोआबुंडी, और अगर उड़ीसा में बात करें तो उड़ीसा में मयूरभंज से। और चूना पत्थर जो है वो आपका उड़ीसा के सुंदरनगर से। तो आपको बस ये बीएसएल वाला अंतर याद रख लीजिए, बाकी वो सब भी बार बार पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे। तो बीएसएल से आपका बस इतना ही फैक्ट था कि यह 1964 में इसकी स्थापना होती है, और ये भारत का चौथा नंबर का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है। और स्वदेशी की बात करें तो पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है। 1964 में आपकी इसकी स्थापना हो जाती है। 10 साल बाद उत्पादन का कार्य शुरू होता है, और 10 साल से 2 साल पहले, मतलब 1974 नहीं 1972 में आपका पहला ब्लास्ट फर्नेस स्थापित किया जाता है यहाँ पे। और ये बोकारो के माराफारी में है, और बोकारो का पुराना नाम भी माराफारी ही है, और ये रूस की सहयोग से बनाया गया है। फिर अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नंबर में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL पतरातू। तो यह कंपनी जो है आपका, जैसे स्टील है तो स्टील का उत्पादन करती है, पावर तो बिजली का उत्पादन करती है, साथ ही साथ खनन, तेल और गैस, सीमेंट और साथ ही साथ बुनियादी ढांचे, ये सभी के लिए ये एक अग्रणी कंपनी है। और यह पतरातू में नलकारी नदी के किनारे जो आपका पतरातू डैम अवस्थित है, यहीं पे जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट को, पावर लिमिटेड को स्थापित किया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यह पतरातू डैम पर अवस्थित है, जो कि नलकारी नदी के किनारे बनाई गई है। और चूँकि यह डैम जो है रामगढ़ में अवस्थित है, तो यह कंपनी भी रामगढ़ ज़िले में ही अवस्थित होगा, और यह 6 मिलियन टन प्रतिवर्ष स्टील उत्पादन करती है। जबकि अगर हम लोग टिस्को की बात करें तो वो 10 मिलियन टन का उत्पादन करता है टिस्को। और चूँकि ये पावर कंपनी है, मतलब विद्युत बनाती है, तो इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 1320 मेगावाट की है। तो ये अगर आप याद रख सकते हैं तो ज़रूर याद रखिए कि 1320 मेगावाट की क्षमता है ये बिजली बनाने की, और स्टील बनाने की जो क्षमता है वो 6 मिलियन टन की है। ये वायर रॉड मिल भी है,
और रिबार सर्विस सेंटर के साथ जो है बार मिल भी स्थापित है। तो ये सब इतना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। तो लौह और इस्पात उद्योग में इन 3 कंपनियों को देखने के बाद अब हम लोग दूसरे नंबर का उद्योग जो कि तांबा उद्योग है उसको देखते हैं। अगर लोहे की बात करें तो वेस्ट सिंहभूम, और अगर तांबे की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम। ये हम लोग खनिज वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग देखते हैं तांबा उद्योग को। तांबा उद्योग में तो जिस तरह से टिस्को जो है वो भारत का प्रथम लौह और इस्पात उद्योग था, उसी तरह से तांबा उद्योग में भी भारत का प्रथम तांबा उद्योग जो है वो भी झारखंड में ही स्थापित किया गया था 1924 में। और अगर हम लोग टिस्को की स्थापना कब की गई थी 1907 में। तो ये डेट जो है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1924 में आपका प्रथम तांबा उद्योग जो कि सिंहभूम जिला के पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थापित किया गया था। तो ये घाटशिला आपको याद रखना है और 1924 आपको याद रखना है। देखिए 1974 में आपका स्टील उत्पादन का कार्य शुरू हुआ, कहाँ में? बीएसएल में। और 1964 में बीएसएल की स्थापना होती है और 1924 में आपका पहला तांबा उद्योग का स्थापना किया जाता है घाटशिला में। और मऊ भंडारा में जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पे शुद्ध तांबा निकाला जाता है। और इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास जो है वो तांबा शोधन केंद्र, तो तांबा जो है, तांबा को शुद्ध करने के लिए तांबा शोधन केंद्र का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? घाटशिला के पास में 1930 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। और यही इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन जो है वो सोने का भी उत्पादन करती है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये 1930 याद रखिएगा। 1924 में घाटशिला में प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना की जाती है और यहाँ से जो प्राप्त होती है तांबा, इसे शुद्ध करने के लिए एक फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ती है, तो जिसको हम लोग तांबा शोधन केंद्र कहते हैं। और इस तांबा शोधन केंद्र में ये सब फैक्ट्री से जो भी तांबा निकाली जाती है उसको शुद्ध किया जाता है। तो इसकी स्थापना 1930 ईस्वी में होती है, मतलब 1924 के 6 साल बाद। किसके द्वारा ये कंपनी स्थापित की जाती है? तो इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये आपका जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा हम लोग पढ़ेंगे जहाँ यूरेनियम भंडार है। और इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो कि आपका जमशेदपुर में है। कॉपर लिमिटेड जादूगोड़ा में और केबल जो है वो जमशेदपुर में। तो कॉपर याद रखिएगा जादूगोड़ा और केबल याद रखिएगा जमशेदपुर। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम उद्योग। तो एल्यूमिनियम उद्योग की बात करें तो एल्यूमिनियम उद्योग की झारखंड में स्थापना 1938 में होती है। कहाँ पे? तो रांची के मूरी में। ये लोकेशन याद जरूर रखना है। रांची के मूरी में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जिस तरह से ऊपर में था ना हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान कॉपर इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा आपका घाटशिला में तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की जाती है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। और इस कंपनी के द्वारा 1938 में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है मूरी में। हम लोग डेट एक बार रिकॉल करते हैं। 1907 में टिस्को, उसके बाद आपका 1964 में बीएसएल, 1945 में टेल्को, 1974 में बीएसएल में उत्पादन स्टील का उत्पादन आरंभ किया जाता है। कॉपर की बात करें तो 1924 में घाटशिला में कॉपर उद्योग की स्थापना की जाती है, भारत का पहला कॉपर उद्योग की स्थापना। और 1930 में यहाँ पे तांबा शोधन केंद्र की स्थापना की जाती है, जिसमें तांबा को शुद्ध किया जाता है, मतलब कॉपर को शुद्ध किया जाता है। और उसकी स्थापना जो है वह इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा की जाती है घाटशिला के पास में। और 1938 में मूरी में
एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है इंडियन एल्युमिनियम कंपनी के द्वारा। अगर एल्युमिनियम अयस्क की बात करें तो कुल भंडार का झारखंड में 16% पाया जाता है। 2005 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 2005 में आपका टिस्को का नाम जो है वो बदल करके टाटा स्टील रखा गया। उसी तरह से 2005 में इस कंपनी का जो स्वामित्व है वो हिंडाल्को के पास है। 2005 से हिंडाल्को ये आदित्य बिरला समूह का है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है, और यह भारत का दूसरा सबसे पुराना और दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है एल्युमिनियम का। अगर सबसे पहला टिस्को की बात करें तो वो पहला और सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करने वाली कंपनी है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हिंडाल्को की तो ये दूसरा सबसे पुराना और सबसे बड़ा संयंत्र है। लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। देखिए, एल्युमिनियम उद्योग के लिए कच्चा माल जो है वो बॉक्साइट है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम अयस्क होता है, और जिसकी प्राप्ति जो है वो लोहरदगा व पलामू क्षेत्र से की जाती है। और बॉक्साइट से एल्यूमिना बनाकर इसे अलमपुरम और एलवाई जो कि केरल में है, और बेलूर कोलकाता में है, लेई मुंबई है, इन कारखानों में भेज दिया जाता है शुद्धिकरण के लिए। एल्यूमिना जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है, और अभी बॉक्साइट से एल्युमिनियम नहीं बनाया जा सका है। तो झारखंड में एल्यूमिना बना आपका हिंडाल्को में, और यह एल्यूमिना जो है अलमपुरम एवं अलवाई जो कि केरल में है, बेलूर जो कि कोलकाता में है, और लेई जो कि मुंबई में है, वहाँ के कारखानों में भेज दिया जाता है एल्युमिनियम बनने के लिए। एल्युमिनियम का उपयोग आप सभी जानते हैं बर्तन बनाने के लिए, बिजली के तार बनाने के लिए, मोटर, रेल और वायुयान बनाने के लिए होता है। तो उपयोग से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पूछा जाएगा तो ये डेट पूछा जा सकता है, ये हिंडाल्को पूछा जा सकता है, दूसरा सबसे पुराना और सबसे बड़ा संयंत्र है ये पूछा जा सकता है। और आप ये ज़रूर याद रखिएगा, केरल का कहाँ भेजा जाता है, अलमपुरम और अलवाई। एलुमिना देखिए अल है, अलमपुरम और अलवाई, और केरल में भी देखिए लौ है। तो ये अल और लौ, और बेलूर में भी देखिए लौ है, कोलकाता में भी लौ है, लेई में भी लौ है, मुंबई में सिर्फ नहीं है, एल्यूमिना में भी लौ है। तो आप इस तरह से आप नोटिस करके रख लीजिए कि ये सब में अल लौ का उच्चारण है। अब हम लोग अगला उद्योग जो है वो सीमेंट उद्योग पढ़ेंगे। तो झारखंड में चूना पत्थर जो है प्रचुर मात्रा में है गढ़वा पलामू के क्षेत्र में, तो जिसके कारण यहाँ पे सीमेंट उद्योग के विकास की प्रचुर संभावना दिखाई पड़ती है। और इसी विकास के क्रम में 1921 में जपला जो कि पलामू में है, यहाँ झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, ये पूछा गया है कि झारखंड का प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, तो जपला पलामू। कब की गई थी, 1921। 1907 में टिस्को की स्थापना की जाती है, 1964 में BSL की स्थापना की जाती है, 1924 में घाटशिला में तांबा उद्योग की स्थापना की जाती है, 1938 में मुरी में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है, और 1921 में सीमेंट उद्योग की स्थापना की जाती है जो कि जपला में की गई है। और ये क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, जपला पलामू में है, झीक पानी जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, खलारी रांची में है, सिंदरी धनबाद में है, जमशेदपुर जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, डोमोटाण आपका हजारीबाग में है। ये सभी क्षेत्र जो है वो इन सभी क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग स्थापित किए गए हैं। ये चीज़ जो है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि जपला जो है वो किस लिए फेमस है, झीक पानी जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है वो क्यों फेमस है, खलारी रांची में है तो क्यों फेमस है, सिंदरी जो है धनबाद में है तो किस लिए फेमस है। सिंदरी उर्वरक कारखाने के लिए भी फेमस है, लेकिन सिंदरी में आपका सीमेंट उद्योग भी स्थापित किया जा चुका है। जमशेदपुर जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी आपका ये स्टील के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पे भी
सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। डोमोटाड़ हजारीबाग में है और इसकी डोमोटाड़ भी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस है। सिंदरी, बोकारो, झींकपानी, जमशेदपुर, इन कारखानों का जो स्लैग होता है या फिर जो स्लज होता है, इसका उपयोग सीमेंट निर्माण हेतु किया जाता है। और स्लैग तथा स्लज सीमेंट कारखानों के उप उत्पाद है, मतलब बाय प्रोडक्ट्स। जो मेन प्रोडक्ट है उसके साथ ये भी प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि झारखंड में जो झींकपानी, जो कि आपका पश्चिमी सिंहभूम में है, और जमशेदपुर जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, यहाँ पे जो लाफार्ज सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है इन दोनों जगहों में, यह आपका लो इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। मतलब जो आपका लो इस्पात उद्योग है जमशेदपुर के क्षेत्र में, यहाँ का जो अवशिष्ट होता है लो इस्पात उद्योग का, इसी अवशिष्ट, यहाँ का जो अवशिष्ट है ये लाफार्ज सीमेंट कारखाना का कच्चा माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वही लिखा हुआ है कि झींकपानी और जमशेदपुर का जो लाफार्ज सीमेंट कारखाना है वह लोह इस्पात उद्योग का अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट संयंत्र है। ये दोनों सीमेंट संयंत्र है, किस पे आधारित सीमेंट संयंत्र है? अवशिष्ट पर आधारित सीमेंट कारखाना है। लेकिन किसके अवशिष्ट पर? तो लोह इस्पात उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है। तो आपको ये सभी चीज़ जो है याद रखने होंगे। अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर याद रह जाएगा ये सब चीज़। फिर आता है इंजीनियरिंग उद्योग। तो इंजीनियरिंग उद्योग में हम लोग पहले एचईसी को पढ़ेंगे, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और इस एचईसी को पढ़ने के बाद हम लोग मैकॉन लिमिटेड को पढ़ेंगे जो कि डोरंडा रांची में है। फिर गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, मेरीन डीजल इंजन प्लांट और भारतीय विस्फोटक कारखाना, इन सभी को पढ़ेंगे हम लोग। और कुछ के सिर्फ नाम और उनका स्थान और स्थापना को देख लेंगे। तो चलिए हम लोग अभी एचईसी को पढ़ते हैं, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को, जिसको हम लोग उद्योगों का उद्योग भी कहते हैं। उद्योगों का उद्योग इसलिए क्योंकि उद्योगों में जो मशीनरी का उपयोग होता है उन मशीनों का निर्माण यही एचईसी में किया जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन। और इसकी स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में किया गया था, जो कि रांची के हटिया नामक स्थान पर है। ध्रुवा, अगर आप लोग का जेएसएससी सीजीएल में सिलेक्शन होता है तो आप लोग को एएसओ का पोस्ट मिलता है, तो इसमें आप लोग ध्रुवा में ही पोस्टिंग होगी। और ध्रुवा में झारखंड में जितने भी विभाग हैं सभी के हेडक्वार्टर जो है इसी ध्रुवा में अवस्थित है। तो आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि हेवी एचईसी भी देखेंगे, आप लोग को शिप बिल्डर्स वाला भी दिख जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, मेरीन डीजल इंजन प्लांट, ये सभी आपका ध्रुवा में ही अवस्थित है, जो कि हटिया का क्षेत्र है। तो यही है कि एचईसी का जो स्थापना किया गया था वह रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 में किया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। डेट को आप ऐसे याद रखिए, 1907 टिस्को, 1964 बीएसएल, उसके बाद आपका 1921 जपला का सीमेंट उद्योग, 1924 आपका घाटशिला का तांबा उद्योग, 1938 मुरी का एल्यूमिनियम उद्योग, 1974 में आपका स्टार्ट हुआ था बीएसएल में, मतलब भारत स्टील लिमिटेड, यहाँ पे उत्पादन का कार्य शुरू किया गया था। 1945 में टेल्को और 1958 में एचईसी। तो आप जब भी डेट याद करें सभी डेट को एक बार याद करें। इन सभी कंपनियों के जो भी इम्पोर्टेंट डेट है आप एक ही साथ उसे याद करिए। अलग अलग से याद करने से मिसमैच हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में भूल जाइएगा। और इस कंपनी की स्थापना, मतलब हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जो है वह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है। और यह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है,
यह एशिया का सबसे बड़ा हेवी इंजीनियरिंग उद्योग है और देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने अपनी रांची यात्रा के दौरान इस कंपनी को राष्ट्र को समर्पित कर दिए थे 15 नवंबर 1963 को। तो स्थापना जो है वो 1956 में होती है, 1958 में होती है और किसके अंतर्गत होती है, तो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत होती है और देश को हैंडओवर किया जाता है 1963 को। और नेहरू जी ने इसे आधुनिक भारत का मंदिर भी कहा है और यहाँ पे उत्पादन कार्य जो है 1964 में प्रारंभ होता है। 1964 में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, BSL की स्थापना होती है, भारत स्टील लिमिटेड, और यहाँ पे उत्पादन 1974 में स्टार्ट होता है। जबकि अगर हम लोग HEC की बात करें तो HEC की स्थापना 1958 में होती है। 1963 में हैंडओवर किया जाता है देश को नेहरू जी के द्वारा और 1964 में यहाँ पे उत्पादन कार्य शुरू होता है। क्या क्या बनाया जाता है, तो कल कारखानों मतलब जितने भी आपके कारखाने हैं वहाँ के लिए जो मशीनें होती है या फिर कल पुर्जे होते हैं या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो सामान होती है वो आपका HEC में निर्माण होता है। HEC के अंतर्गत आपके 3 और संयंत्र हैं। HEC बड़ा रूप है और इसमें 3 और भी छोटे छोटे संयंत्र हैं। पहला है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, तो यहाँ पे जैसा नाम सजेस्ट है मशीन बिल्डिंग, तो यहाँ पे मशीन बनाए जाते हैं। तो यह जो है ये जैसा कि हम लोग HEC देखें, HEC जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से बनाई गई कंपनी है। तो हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट जो है यह रूस की सहायता से स्थापित की गई है और यह संयंत्र जो है वो किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। तो सिर्फ आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये किसकी सहायता से स्थापित है, रूस की सहायता से। इसके बाद यहाँ पे देखिए आप लोग हेवी मशीन टूल्स, अगर मशीन टूल्स की बात करें, देखिए वो मशीन बिल्डिंग था और ये मशीन टूल्स है। मशीन टूल्स जो है वो चेकोस्लोवाकिया के सहायता से, और यहाँ पे क्या है कि भारी मशीनों का जो औजार होता है उसका औजारों का निर्माण किया जाता है इसमें। और एक आता है आपके फाउंड्री फोर्ज, तो फाउंड्री फोर्ज जो है यह आपका चेकोस्लोवाकिया के मदद से स्थापित किया गया था। तो अगर मशीन टूल्स और फोर्ज की बात करें तो वो चेकोस्लोवाकिया, लेकिन अगर मशीन बिल्डिंग की बात करें तो वो रूस की सहायता से बनाया गया था। तो HEC में 3 और कंपनियां हैं जो कि मशीन बिल्डिंग, मशीन टूल्स और फोर्ज प्लांट। तो मशीन बिल्डिंग सिर्फ आप ये याद रखिएगा, मशीन बिल्डिंग जो है वो रूस की सहायता से बनाया गया था और बाकी दोनों जो है वो चेकोस्लोवाकिया के। मतलब अगर आपको ये चीज़ याद रह जाए कि रूस की मदद से है तो बाकी दोनों ऑटोमेटिक है चेकोस्लोवाकिया के मदद से बनाई गई थी। HEC जो है वो आपका इस्पात, खनन, रेलवे, बिजली, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और रणनीतिक क्षेत्र के लिए भारत का जो फंडामेंटल उपकरण है उसका आपूर्तिकर्ताओं में से एक प्रमुख है। ये आपका एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। और HEC भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग परिसरों में से एक है और यह क्षेत्र जो है 21,000 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पे स्टील मेल्टिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, फैब्रिकेशन, मशीनिंग, असेंबली और टेस्टिंग की सुविधाएं हैं। इससे भी किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कितने एकड़ भूमि में फैला हुआ है, तो 7,000 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तो इंजीनियरिंग उद्योग में हम लोग HEC को देख ली। अब हम लोग दूसरे नंबर का जो है उद्योग वो है मैकॉन लिमिटेड। तो मैकॉन लिमिटेड का जो फुल फॉर्म है वो देखिए, M से मेटलर्जिकल, E से इंजीनियरिंग, C से कंसल्टेंट्स। एक्चुअल में देखिए ये मैकॉन, M से मेटलर्जिकल, E से इंजीनियरिंग और CON से कंसल्टेंट, और ये जो है आपका रांची के डोरंडा में अवस्थित है। मैकॉन जो है भारत सरकार का इस्पात मंत्रालय के अधीन संचालित
सार्वजनिक मतलब सरकारी कंपनी है और इसका स्थापना जो है वो 1959 में सेंट्रल इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा की गई थी। तो आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ आप ये याद रखिए कि मैकॉन जो है वो कहाँ पे है, डोरंडा रांची में है और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। 1958 में जो है वो आपका एचईसी का स्थापना हुआ। 1963 में देश को हैंडओवर किया गया और 1964 में उत्पादन कार्य शुरू हुआ एचईसी में और 1964 में ही बीएसएल की भी स्थापना होती है और बीएसएल में 1974 में उत्पादन कार्य शुरू होता है। तो यही 1958 जब एचईसी का निर्माण हुआ था उसके एक साल बाद मतलब 1959 में मैकॉन की स्थापना की जाती है जो कि रांची के डोरंडा में अवस्थित है। आपको बस इतना ही याद करना है इसमें। और यह कंपनी जो है सर्टिफाइड है और धातु ऊर्जा तेल गैस ये सब के क्षेत्र में कार्य करती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। शिप बिल्डर्स, इतना सिर्फ ये नाम याद रखिएगा, शिप बिल्डर्स। शिप बिल्डर्स कंपनी जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और यह रांची के ध्रुवा नामक स्थान पर है और इसकी स्थापना 1934 में होती है। तो 1924 में जो है वह घाटशिला में आपका प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना की जाती है। 1938 में मूरी में आपका एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की जाती है और 1934 में आपका शिप बिल्डर्स की स्थापना की जाती है और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। इसका काम क्या है, तो विश्व स्तरीय फ्रिगेट्स के साथ साथ फास्ट अटैक क्राफ्ट्स का निर्माण किया जाना। फिर आता है मेरीन डीजल इंजन प्लांट, ये भी आपका रांची में ही है और रांची के अरगोड़ा नामक स्थान पर और इसकी स्थापना जो है 1969 में होती है। तो 1958 बीएसएल की स्थापना होती है, एचईसी की स्थापना की जाती है 1958 में। 1959 में आपका शिप बिल्डर्स की स्थापना की जाती है और 1969 में आपका डीजल इंजन प्लांट की स्थापना की जाती है जो कि अरगोड़ा नामक स्थान में है। और 1988 में इसका मूल नाम जो था मरीन डीजल इंजन प्रोजेक्ट, इसका नाम बदल करके मरीन डीजल इंजन प्लांट कर दिया गया है। अब आता है भारतीय विस्फोटक कारखाना, ये भी इंजीनियरिंग कारखाना के अंतर्गत ही आता है और ये कारखाना की शुरुआत जो है 1999 में बोकारो ज़िला में किया गया था, वो गोमिया में। अगर मान लीजिए कि कहीं विस्फोट होता है तो वहाँ आसपास काफ़ी क्षति होती है और जो माहौल होता है वह गम का माहौल होता है। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, विस्फोटक कारखाना जो है गोमिया में है और गोमिया जो है वो बोकारो ज़िले में है और इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है और यह कारखाना जो है ऑस्ट्रेलिया की ओरिका कंपनी की एक सहायक कंपनी है। ऑस्ट्रेलिया की ओरिका कंपनी की सहायक कंपनी है जो कि गोमिया में स्थापित है और इसका काम है बारूद का निर्माण करना। तो प्रथम बोला जाता है कि भारत का बारूद कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है, तो गोमिया में। और अन्य इंजीनियरिंग इकाइयों की बात करें तो इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, तो स्टील एंड वायर आ गया तो आंसर है जमशेदपुर। दक्षिण पूर्वी रेलवे इंजीनियरिंग वर्कशॉप, तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। साउथ ईस्ट मतलब ये वाला भाग, तो झारखंड का ये वाला भाग में क्या है आपका, पूर्वी सिंहभूम मतलब जमशेदपुर। उषा मार्टिन ये आपका टाटी सिल्वे रांची में है और इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, उषा मार्टिन की। एशियन रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड बोकारो में है। श्रीराम निडल बियरिंग रांची में, तो आप सिर्फ ये याद रखिएगा श्रीराम रांची में है।
धनबाद इंजीनियरिंग वर्क्स, तो धनबाद है, तो धनबाद का जो क्षेत्र है कुमारधुबी, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और ये वाला हो जाएगा। टिमकेन इंडिया लिमिटेड, तो तीन ऊपर में पढ़े थे टीन प्लेट, यहाँ पे टिमकेन वैसे ही नाम है। टीन प्लेट जमशेदपुर में था, टिमकेन भी कहाँ होगा, जमशेदपुर में। भारत वेस्टफालिया, ये इम्पोर्टेंट नाम है, वेस्टफालिया है नामकुम में। और इंडियन ट्यूब कंपनी, तो ट्यूब रॉड ये सब कहाँ हो जाएगा, जमशेदपुर। हिंदुस्तान स्टील ये आपका धनबाद है। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये भी आपका धनबाद है। तो एक बार हम लोग इसको और एक बार देखते हैं ताकि कुछ याद हो जाए। स्टील एंड वायर की जब बात हो, स्टील एंड वायर, तो इसका जमशेदपुर होगा। और दक्षिण पूर्वी, तो लोकेशन से हम लोग देख लीजिए, दक्षिण पूर्व का स्थान जो है वो पूर्वी सीमा मतलब जमशेदपुर का क्षेत्र। तो ये दोनों आपका याद रहेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। उषा मार्टिन, उषा मार्टिन रांची टाटी सिल्वे। एशियन रिफ्रैक्टरीज ये आपका बोकारो होगा, इसको आपको अलग से याद करने की आवश्यकता है। श्री राम रांची, राम रांची। धनबाद, तो धनबाद है कुमारधुबी। टिमकेन और टीन प्लेट ये दोनों जमशेदपुर में है। वेस्टफालिया इसको आपको अलग से याद रखना होगा, वेस्टफालिया नामकुम जो कि रांची में है। इंडियन ट्यूब, तो ट्यूब और रॉड ये जमशेदपुर में है। आपको अपवाद स्वरूप ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ स्टील है लेकिन ये धनबाद में। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की बात करें तो धनबाद में है। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये भी आपका धनबाद में है। तो आपको ये चार जो है अलग से याद रखना होगा, बाकी आपको याद रह जाएंगे। स्टील एंड वायर जमशेदपुर, दक्षिण पूर्वी भाग वो भी जमशेदपुर। उषा मार्टिन तो रांची का टाटी सिल्वे। एशियन रिफ्रैक्टरीज बोकारो, बोकारो और रिफ्रैक्टरीज श्री राम रांची। धनबाद कुमारधुबी। टिमकेन और टीन प्लेट जमशेदपुर। वेस्टफालिया नामकुम। आजकल जो है भारत में नामकरण होता है बच्चों का, तो थोड़ा सा वेस्टर्न नाम लिया जाने लगा है, तो वेस्टफालिया नामकुम। इंडियन ट्यूब, ट्यूब जहाँ आ गया जमशेदपुर। स्टील वैसे तो जमशेदपुर होना चाहिए लेकिन यह हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है और यह आपका धनबाद में है। और न्यू स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ये भी आपका धनबाद में है। फिर हम लोग पढ़ेंगे नए प्रकार के उद्योग जो कि है कोयला धोवन उद्योग, मतलब कोल वाशरीज, कोयले को साफ किया जाता है। जब पीपरवार जो है वो सबसे बड़ा कोल वाशरी है एशिया का। और कोल वाशरीज में क्या किया जाता है, जब खनन कार्य होता है कोयले का तो उस समय धूल कण भी होते हैं, साथ ही साथ फायर क्ले वगैरह भी होते हैं। तो इनको हटाने के लिए इन्हें एक उद्योग में सफाई किया जाता है जिसको हम लोग कोल वाशरीज कहते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है देखिए, जामादोबा, बोकारो, लोदला, करगाली, दुगदा, पाथरटी, कर्णपुरा। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना याद रखना है कि पीपरवार जो कि चतरा में है ये एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है। सवांग वाशरी बोकारो। रजरप्पा वाशरी रजरप्पा रामगढ़। कथारा वाशरी बोकारो। केदला वाशरी रामगढ़। और पीपरवार वाशरी चतरा। आपको ये नाम याद रखने हैं और कौन कहाँ पे वो। पीपरवार चूँकि सबसे एशिया का सबसे बड़ा कोल वाशरी है तो ये किसके सहयोग से चलाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, तो इस नाम को भी याद रखिएगा। पीपरवार ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से चलाया जाने वाला है, चतरा में अवस्थित है। तो सहयोग की जब बात करें तो HEC जो है रूस और चेकोस्लोवाकिया। और HEC में 3 तरह के कंपनी है। मशीन बिल्डिंग, तो ये आपके रूस के सहायता से चला जाता है, जबकि मशीन टूल्स और आपका फोर्ज प्लांट ये दोनों जो है आपका चेकोस्लोवाकिया की मदद से चलाया जाता है। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पीपरवार वाशरी जो कि आपका चतरा में अवस्थित है, चतरा जिला में, और ये ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से चला जाता है। रजरप्पा मंदिर अभी आप लोग देखे सुने होंगे या गए भी होंगे, तो रजरप्पा वाशरी अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है, रजरप्पा रामगढ़ में अवस्थित है। सवांग वाशरी सवांग बोकारो और केदला रामगढ़। कथारा और स्वांग बोकारो में है,
केरला रामगढ़ में। अब अगला उद्योग जो है वो है उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में 1951 ईस्वी में सिंदरी, जो कि धनबाद में अवस्थित है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रथम मतलब देश का प्रथम उर्वरक कारखाना का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा किया जाता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कहाँ पे किया जाता है और कौन से समय किया जाता है, वो पूछा जाता है। तो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो कि फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए नाम से ही क्लियर है, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, तो इसमें आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा नाम देख के, ऑप्शन देख के। तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1951 में भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में खोला गया और 2016 में इसका जो नामकरण है वो हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड कर दिया गया। और यह कंपनी जो है एक संयुक्त उपक्रम वाली कंपनी है, जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड मतलब CIL, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, IOCL, इसका जो भागीदारी है 89% है। और जो इसका संस्थापक है, मतलब जिसके द्वारा स्थापना की गई है, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका जो शेयर है वो 11% का है। तो ये दोनों फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो शेयर है वो आपका 11% का है, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, IOCL, इसका शेयर जो है वो 89% का है। और ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि पूर्वी भारत का ये सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है। पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है वो आपका सिंदरी का कारखाना है, जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। ये तीनों नाम याद रखिएगा आप लोग, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया। अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। ये कंपनी जो है बीच में बंद कर दिया गया था, लेकिन 2018 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वापस से इसमें कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई और 5 नवंबर 2022 को यहाँ उत्पादन कार्य जो है फिर से शुरू कर दिया गया। आप ये भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे नीम कोटेड यूरिया या फिर यूरिया अमोनिया मतलब अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया, आप इसे मत याद रखिए, आप इसको याद रखिए, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कांच उद्योग। तो कांच उद्योग जो है, झारखंड का पहला ग्लास फैक्ट्री 1942 ईस्वी में कांड्रा में हरीशचंद्र वार्ष्णेय के द्वारा स्थापित किया गया था और यह फैक्ट्री जो है 1992 से बंद पड़ा है। और इनके पिता हरीशचंद्र वार्ष्णेय के पिता जो है ईश्वर दास, इन्हीं को भारत में कांच उद्योग का जनक कहा जाता है। तो आप ये नाम याद रखना होगा कि भारत में कांच उद्योग का जनक किन्हें कहा जाता है, तो ईश्वर दास वार्ष्णेय। और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। इसमें कांच उद्योग में भारत में कांच उद्योग का जनक किसे कहा जाता है या फिर पिता किसे कहा जाता है, तो ईश्वर दास को। और जापान के सहयोग से, तो ये नाम आपको याद रखना होगा, जापान के सहयोग से रामगढ़ में भुरकुंडा नामक स्थान पर अत्याधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है। तो किसके सहयोग से वो भी याद रखना होगा, कौन से जगह पे वो भी याद रखना पड़ेगा। तो जापान के सहयोग से रामगढ़ के भुरकुंडा नामक स्थान में कांच कारखाना की स्थापना किया गया है। और 1964 में इसी समय BSL की भी स्थापना हुई थी। इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री के नाम से की गई है। इसकी स्थापना जो है मतलब भुरकुंडा में जो कंपनी है उसका नाम जो है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, जिसकी स्थापना 1964 में की गई है। और झारखंड में और भी कांच उत्पादन का क्षेत्र है।
कतरासगढ़ जो कि धनबाद में है, और अम्बोना ये भी धनबाद में है, और कांड्रा जो कि सिंहभूम में है। और इसी कांड्रा में झारखंड का पहला ग्लास फैक्ट्री 1942 में स्थापित किया गया था हरिश्चंद्र वार्ष्णेय के द्वारा। और इन्हीं के पिता को, ईश्वर दास वार्ष्णेय को, भारत में कांच उद्योग का जनक कहा जाता है। तो ये कांड्रा जो है सिंहभूम क्षेत्र में है, यहाँ पे भी ग्लास उत्पादन का क्षेत्र है। और धनबाद का कतरासगढ़ और अम्बोना। और इसे कच्चे माल की प्राप्ति मतलब किसको, तो इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री जो कि रामगढ़ के भुरकुंडा में है और 1964 में स्थापित किया गया था जापान के सहयोग से। इसको कच्चे माल की प्राप्ति जो है रामगढ़ पहाड़ी क्षेत्र, मंगल घाट एवं पत्थर घाट से होती है। तो ये 3 जगहों से इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री को कच्चे माल की प्राप्ति होती है। फिर आता है रिफ्रैक्टरी उद्योग जो कि हम लोग का लास्ट उद्योग होगा। रिफ्रैक्टरी पदार्थ वैसे पदार्थ होते हैं जो अत्यधिक उच्च ताप को सहन कर सकते हैं, इसलिए इनको ब्लास्ट फर्नेस मतलब कि जो भट्टियाँ होती है लोहे वगैरह को गलाने के लिए, तांबा को गलाने के लिए, उन भट्टियों में उपयोग किया जाता है। और झारखंड में चिरकुंडा जो कि आपका धनबाद में है, कुमारटुली भी धनबाद में है, धनबाद, रांची रोड और मुगमा ये भी धनबाद में है। इन जगहों पर ऐसे उद्योग का स्थापना हुआ है। और दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी इस उद्योग की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दामोदर घाटी क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और यह धनबाद कोयला जो है, धनबाद जो है वो कोयला के लिए काफ़ी फेमस है। और धनबाद में ही धनबाद क्षेत्र जो है वो दामोदर घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इस तरह के रिफ्रैक्टरी उद्योग की स्थापना के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो आपको दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो अतः देखिए आप धनबाद का जो ये सब क्षेत्र है, चिरकुंडा, कुमारटुली, धनबाद और मुगमा, ये सभी में इन जगहों पर रिफ्रैक्टरी उद्योगों का विकास हुआ है। तो हम लोग उद्योग को पढ़ लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में झारखंड में वन आधारित उद्योग को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड के औद्योगिक क्षेत्र को देखेंगे। और औद्योगिक क्षेत्र के बाद हम लोग 44 उद्योगों की फैक्ट्रियों और उसका जो मतलब कारखाने और उसका जो जगह और क्या उत्पादन करता है उनको देखेंगे। तो ये वीडियो जो है 2 क्लास में, एक और क्लास अभी आएंगी आपका झारखंड में हस्तशिल्प को भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं और इसका पार्ट 2 जो है वो आपका कल जो है अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।